नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे साइकोलॉजी बीए थर्ड सेमेस्टर का नवीनतम मॉडल पेपर। आज की वीडियो के माध्यम से सभी टॉपिक से जहां तक क्वेश्चंस पूछे गए, अधिकतर टॉपिक आपके जो इकाई संख्या 1 से लेकर इकाई संख्या 8 के बीच के टॉपिक हैं, उन टॉपिक से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, खास करके लघु उत्तरीय क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ से अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी आपके बन जाने हैं। कुल मिलाकर के ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है और आंसर को आपकी अपनी शैली में लिख करके मैंने बताया है ताकि आप एग्जाम में सीधे जाकर के यही लिख पाए। नोट्स भी इसका आपको पीडीएफ में मिल जाएगा अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं तो। उसके लिए आपको 100 रुपीज फीस देनी पड़ती है, वो मैं अभी बीच में बताऊंगा कैसे प्रोसेस है, कैसे जुड़ने का। पहले आप देखते हैं कि पहले कंटेंट देखें कि किस तरीके का आपको क्वालिटी युक्त जो है एचडी क्वालिटी का पूरा पीडीएफ मिलेगा। अधिकतर सब्जेक्ट के यूनिट वाइज क्लास सब कुछ आपको मिलेगी। न्यू मॉडल पेपर है 2026-27 की परीक्षाओं के लिए। और आपको साइकोलॉजी में क्या पढ़ना है, साइकोलॉजी बीए थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है आपको, सामाजिक व्यवहार का मनोविज्ञान, यानी कि साइकोलॉजी ऑफ सोशल बिहेवियर। ठीक है, सामाजिक व्यवहार का जो मनोविज्ञान होता है उसके बारे में पढ़ना है। बीए थर्ड सेमेस्टर में साइकोलॉजी में यही पढ़ना है। आइए, बहुत सारे बच्चों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि गुरुजी इसका मॉडल पेपर, इसका मैराथन क्लास लाइए, तो मैंने कहा बिल्कुल आनी चाहिए और ऐसे ही और क्लासेस आती रहिए, ऑब्जेक्टिव की भी और लिखित की भी। तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके लिए यह लेक्चर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत सिलेबस जो है यही रखा गया और इसको मैं बहुत ही बारीकी के साथ आपको समझाऊंगा। साइकोलॉजी बीए तृतीय सेमेस्टर मनोविज्ञान मॉडल पेपर रहेगा 2026-27, 25-26-27 सभी के लिए। प्रैक्टिस सेट 1 है, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट 2, 3 सब आएगा आपके लिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आ चुका है, समाज मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। समाज मनोविज्ञान यानी कि सोशल जो साइकोलॉजी है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि समाज मनोविज्ञान किसे कहते हैं। इसका अर्थ और परिभाषा आपसे प्रश्न परीक्षा में कई बार आया हुआ है, ये बात ध्यान, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। उत्तर आप लिखिएगा हेडिंग डाल करके अर्थ। ठीक है, सामाजिक मनोविज्ञान का अर्थ, समाज और मनोविज्ञान ये दो शब्द आपस में मिलकर के बने। समाज का अपना अलग अर्थ है और मनोविज्ञान का अपना अलग अर्थ है। समाज किसे कहते हैं, समाज मतलब होता है अंग्रेजी में सोसाइटी। समाज सामाजिक संबंधों के जाल को कहा जाता है। एक समाजशास्त्री है मैकाइबर पेज। मैकाइबर पेज बेसिकली दो समाजशास्त्री हैं और इन्होंने कहा कि मैकाइबर पेज ने कि समाज जो होता है सामाजिक संबंधों का जाल होता है। ठीक है, सामाजिक संबंधों के द्वारा समाज का निर्माण होता है। और मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान किसे कहते हैं बेटा, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ठीक है, तो ये हो गया दोनों की परिभाषा। वर्तमान में मनोविज्ञान की यही परिभाषा चल रही है। पहले मनोविज्ञान की परिभाषा को देने के लिए तमाम सारे जो है चीजें बताई गई, जैसे कि मनोविज्ञान पहले बताया गया मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। फिर कुछ दिनों तक चलता रहा, फिर कहा गया नहीं मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। फिर कुछ दिनों तक जो है प्रक्रिया चलती रही। फिर उसके बाद में नए विद्वान आए और उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान ना तो आत्मा का विज्ञान है और ना ही मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, बल्कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। यानी कि जो साइकोलॉजी है वो कॉन्शियसनेस का अध्ययन करता है, यानी कि चेतना का विज्ञान है। लेकिन ना तो आत्मा का स्वरूप, ना ही चेतना के बारे में और ना ही मन का स्वरूप स्पष्ट हो पाया, संरचना स्पष्ट हो पाई। ऐसे में इसका अध्ययन कैसे किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के फिर आधुनिक विचारकों ने, आधुनिक विद्वानों ने कहा कि मनोविज्ञान ना तो मन का, ना ही आत्मा का और ना ही चेतना के अध्ययन से संपूर्ण होता है, बल्कि जब इसमें हम मनुष्य के बिहेवियर का अध्ययन करते तो पूरा संपूर्ण चीजें संकलित हो जाती हैं, क्योंकि मनुष्य के व्यवहार में उसका मन, आत्मा, चेतना सब कुछ आ जाता है। तात्पर्य है कि मनोविज्ञान को मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए जाना जाता है। तो मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, मनुष्य के व्यवहार का। मनुष्य के व्यवहार बनते कैसे हैं, सामाजिक संबंधों के द्वारा बनते हैं। सामाजिक संबंधों के जाल को क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। यानी समाज सामाजिक संबंधों का जाल। सामाजिक संबंध किससे बनते हैं, मनुष्य के बिहेवियर से बनते हैं। मनुष्य के बिहेवियर को कौन प्रभावित करता है, मनुष्य के व्यवहार को सामाजिक नियम प्रभावित करते हैं। समाज के नियम का सामाजिक मूल्य प्रभावित करते हैं। तो समाज का और मनोविज्ञान का एक गहरा नाता है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप समझिए ऐसे कि मनोविज्ञान मानव संबंध, ह्यूमन रिलेशन और ह्यूमन बिहेवियर, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इसी दोनों प्रभाविता से जुड़ा हुआ है यह विषय। कुल मिलाकर के सामाजिक मनोविज्ञान कहें या फिर आप कह सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं, सामाजिक व्यवहार का मनोविज्ञान। ठीक है, तो बेसिकली दो सब्जेक्ट बेसिकली आपस में जुड़ करके एक नए सब्जेक्ट का निर्माण करते हैं, समाज मनोविज्ञान या सामाजिक मनोविज्ञान। ये वह विज्ञान है बेटा जो यह अध्ययन करता है
कि मनुष्य का व्यवहार यानी कि उसका बिहेवियर, मनुष्य की सोच और मनुष्य की इमोशंस यानी भावनाएं समाज, संस्कृति तथा अन्य व्यक्तियों के प्रभाव से कैसे बदलती हैं। यानी कि संस्कृति, समाज और अन्य व्यक्तियों के का प्रभाव जब किस पर पड़ता है, मनुष्य की व्यवहार पर, मनुष्य की सोच पर, मनुष्य की भावनाओं पर, तो मनुष्य की भावनाओं पर संस्कृति का, समाज का और अन्य व्यक्तियों का प्रभाव कैसे पड़ता है, उसी प्रभाव का अध्ययन किया जाता है सामाजिक मनोविज्ञान के द्वारा। यह मनुष्य और समाज के बीच के गहरे रिश्ते को समझने का एक माध्यम होता है सामाजिक मनोविज्ञान। यानी मनुष्य और समाज या समाज का प्रभाव मनुष्य पर क्या पड़ता है, मनुष्य किस तरीके से समाज को प्रभावित करता है, इसी प्रभाविता का अध्ययन करने वाला शास्त्र या विज्ञान सामाजिक मनोविज्ञान कहलाता है। परिभाषाएं लिखिए। किम्बल यंग नाम के विद्वान है, उन्होंने कहा इसकी परिभाषा को देते हुए, क्या कहा किम्बल यंग साहब ने? किम्बल यंग ने कहा कि समाज मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्तियों की आपसी प्रतिक्रिया, आपसी मतलब कि व्यक्तियों के बीच में जो अंतर क्रियाएं होती हैं वो, और उनके विचारों और भावनाओं पर पड़ने वाले जो प्रभाव होते हैं। प्रभाव किसका पड़ता है? सामाजिक रीति रिवाजों का, सामाजिक मूल्यों का, समाज का, समूह का, इन सभी का प्रभाव पड़ता है। इसी प्रभावों का अध्ययन किया जाता है किम्बल यंग के अनुसार सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत। यानी कि जो व्यक्तियों के बीच में आपसी प्रतिक्रियाएं होती हैं, एक दूसरे से व्यक्ति आपस में प्रभावित होते हैं और व्यक्ति समाज से भी प्रभावित होते हैं, तो समाज से प्रभावित होते हैं और आपस में भी प्रभावित होते हैं, इन्हीं का अध्ययन करता है। अगला है आपका अल्पोर्ट। अल्पोर्ट की अगर बात की तो यह वह विज्ञान है जो बताता है, अल्पोर्ट कहते हैं, अल्पोर्ट एक मनोवैज्ञानिक है, ये कहते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो यह बताता है कि व्यक्ति का व्यवहार यानी कि ह्यूमन बिहेवियर दूसरों की वास्तविक, कल्पित अथवा सांकेतिक उपस्थिति से कैसे प्रभावित होता है। मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन किस तरीके से, मनुष्य के व्यवहार कैसे प्रभावित होता है किसी भी दूसरे व्यक्ति की वास्तविक, काल्पनिक या सांकेतिक उपस्थिति की वजह से, चाहे वह व्यक्ति हो या ना हो, उसके बारे में सोच करके या उसको सामने देख करके या उसके जो है किसी भी चीज से याद करके उसको प्रभावित होता है, चाहे वो समाज हो, चाहे वो समूह हो, चाहे वो कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। तो यानी कोई व्यक्ति किस तरीके से प्रभावित होता है दूसरों से, ठीक है, उसी का अध्ययन किया जाता है। शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा आपके लिखने के लिए परिभाषा तैयार की गई है कि समाज मनोविज्ञान वह शाखा है, समाज मनोविज्ञान वह शाखा है मनोविज्ञान की जो यह सिद्ध करती है कि मनुष्य केवल व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं होता है, कि मनुष्य का व्यक्तित्व मतलब मनुष्य केवल व्यक्तिगत, मनुष्य का केवल व्यक्तित्व मतलब कि व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है, बल्कि उसका व्यक्तित्व समाज की सोच पर डिपेंड करता है, उसकी संस्कृति पर और उसके परस्पर संबंधों से निर्मित होता है। किसी समाज में उसका परस्पर संबंध क्या है एक दूसरे व्यक्तियों का, समाज की उसकी सोच क्या है, मनुष्य का जो व्यक्तिगत होता है, पर्सनालिटी होती है, वह कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं समाज के द्वारा डेवलप होती है या समाज से बहुत कुछ सीखता है व्यक्ति। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसी का अध्ययन किया जाता है सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि समाज मनोविज्ञान हमें यह सिखाता है कि व्यक्ति और समाज यानी कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, यानी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, व्यक्ति समाज को, समाज व्यक्ति को प्रभावित करता है। इस तरीके से आपने इन चीजों को समझा। यहाँ पर अब आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा सकता है, प्रश्नावली का अर्थ और परिभाषा बताइए। इस प्रश्न के उत्तर को समझने से पहले आपको बता दूं कि हमारे साथ आपको जुड़ना कैसे है। जिन बच्चों को हमारे कोर्स में ज्वाइन होना है, पीडीएफ प्राप्त करने सभी सब्जेक्ट का, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ प्राप्त करना है, इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा 9161936062। इस नंबर पर एसएमएस क्या करना है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट्स के नेम, आप किस सेमेस्टर में हो, अपने सेमेस्टर का नाम, थर्ड सेमेस्टर में है, आप लिख दीजिए गुरुजी हम थर्ड सेमेस्टर में है, हमारा नाम ये है, हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी मतलब कि आप किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं तो वो कॉलेज आपकी यूनिवर्सिटी से संबंधित होगा। यूनिवर्सिटी का नाम नहीं पता तो आप वैसे ही बता सकते, कोई दिक्कत नहीं कि यूनिवर्सिटी जरूरी है, बस अब नाम, अपना सब्जेक्ट नेम जरूर बता दीजिए और कौन से सेमेस्टर में इसको बता दीजिएगा, तो मैं अपने हिसाब से आपसे पूछ लूंगा कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी पड़ेगी, पता कर लूंगा, ठीक है। सब्जेक्ट्स की बात की तो सब्जेक्ट में से मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, को-करिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि 4-5 सब्जेक्ट जो आपके होंगे, बेसिकली 4 ही होते हैं अधिकतर, तो 4 सब्जेक्ट जो होंगे या 5 होंगे, जो भी होंगे, उन सभी की तैयारी आपकी हो जाएगी मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में। ये फीस कैसे जमा करनी है आपको, जैसे ही इतना आप एसएमएस करेंगे इस नंबर पर, तुरंत आपके पास एक क्यूआर कोड सेंड किया जाएगा व्हाट्सएप पर ही, उसी क्यूआर कोड पर मात्र 100 रुपए आपको जमा कर देने हैं।
क्यूआर कोड जैसे आप समोसा खाने जाते हैं, फीस जमा करते हैं, मतलब फीस समोसा का पेमेंट करते हैं, ऐसे ही पेमेंट क्यूआर कोड रहेगा। उसी क्यूआर कोड पर आपको फीस जमा कर देनी है, कितने 100 रुपए फीस, और उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पर भेज देंगे। तुरंत जैसे भेजेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहां पर आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व फॉर्म में, मॉडल पेपर आपका एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव वाला भी और लिखित वाला भी, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के साथ पिछले 3-4 वर्षों से पूछे गए क्वेश्चन की श्रृंखलाएं, सब कुछ आपको मिलने वाली है। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। अगर आप हमसे जुड़ जाते हैं तो आप बेहतर अंदाज में चीजों को पढ़ पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यह फीस आपको केवल मतलब कि आपको नहीं चलाते मान लेते हैं, आपको नंबर कोई दूसरा जुड़वाना है, या जैसे गर्ल्स बॉयज ग्रुप अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे नंबर आपको कोई जुड़वाना है और पेमेंट कोई दूसरा करेगा, क्योंकि हर बच्चा फीस पेमेंट नहीं कर पाता है। तो आप आपके घर में कोई चलाता हो, आपका दोस्त मित्र कोई चलाता हो, हित मित्र चलाता हो, दुकान से, आप कहीं से भी फीस जमा करवा सकते हैं। मात्र 100 रुपए में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा सभी सब्जेक्ट का आपको। पीडीएफ नोट्स आपका एमसीक्यूज भी होगा, ठीक है, और आपका जो है लिखने वाला भी आएगा। लिखने वाले जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ मॉडल पेपर, लिखने वाला है। तो ये सभी टाइप की चीजें आपको मिल जाएंगी मात्र 100 रुपए फीस में। केवल 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। आपका मेजर, माइनर, को करिकुलर, यहाँ तक कि को करिकुलर का जो पेपर होता है उसके 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी बनाए जा रहे हैं, जल्दी तैयार हो जाएंगे। तो 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे विद आंसर, यानी आंसर के साथ मिलेंगे। सारी जानकारी आपको विधिवत तरीके से मिलेगी। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था है। आपको सीरीज, आपको किताब खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो। ये आपके लिए पूरी फायदा की बात है और बड़ी जबरदस्त तरीके से मैंने आपको चीजें बताई। मात्र 100 रुपए फीस है, तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि ये 100 रुपए आप मार्केट में निकलेंगे कब खत्म हो जाए कोई पता नहीं चलेगा। आगे चल करके आपको किसी भी सब्जेक्ट से एमए करना है या टीजीटी पीएचडी का पेपर देना है, ठीक है, नेट जेआरएफ का पेपर देना, तो आपके लिए बेस मजबूत होगा अगर आप हमसे जुड़ेंगे, हमारे नोट्स आपको मिलेंगे तो, ठीक है। आपको कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप हमसे डायरेक्टली फोन से बात भी कर पाएंगे जब हमसे जुड़ेंगे तो आपके लिए बड़ी मतलब सुविधाएं व्यवस्थित कर दी गई हैं। और सबसे मजेदार बात है कि आपके लिए पूरी व्यवस्था है, सब कुछ मिलेगा, सारे सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट होगा आपका, संस्कृत, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र से लेकर के आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी शुक्ला एडी पॉइंट पर मात्र 100 रुपए में करवाई जाती है, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे। चलिए तुरंत एसएमएस कर दी, तुरंत जुड़ जाइए। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्नावली का अर्थ और परिभाषा और विशेषताएं बताइए। देखिए, प्रश्नावली की अगर बात करें बेटा, तो प्रश्नावली किसे कहते हैं, ये अपने आप में एक टॉपिक है प्रश्नावली। प्रश्नावली को अंग्रेजी में क्वेश्चन नायर कहते हैं, ठीक है। देखिएगा प्रश्नावली का अर्थ, प्रश्नावली एक अनुसंधान उपकरण है। अनुसंधान माने होता है रिसर्च, यानी खोज करने का एक अनुसंधान। जैसे कि किसी मुद्दे पर आपको रिसर्च करनी है तो रिसर्च में आपको डाटा इकट्ठा करना पड़ता है। डाटा माने जानकारी इकट्ठा करनी पड़ती है। वो जानकारी कैसे इकट्ठा करेंगे, उसके लिए कई सारे साधन की जरूरत पड़ती है। उन्हीं साधनों में से एक है क्वेश्चन नायर, एक है साक्षात्कार। ऐसे तमाम प्रकार के प्रविधियां होती हैं जिनके माध्यम से हम डाटा कलेक्शन करते हैं, जानकारी को इकट्ठा करते हैं, तथ्यों का संकलन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस नायर में एक सूची होती है, जिसमें आपका प्रश्न सूची होती है, उसमें तमाम क्वेश्चंस लिखे रहते हैं और उसके उत्तर को आपको ढूंढना होता है, ठीक है। तो ये एक अनुसंधान उपकरण है जिसमें प्रश्नों का क्रमबद्ध संग्रह होता है, यानी प्रश्न लिखे होते हैं तमाम सारे, और इसका उद्देश्य होता है लोगों की राय जानना उस प्रश्न पर, लोगों की राय क्या है, लोगों के क्या अनुभव है उन प्रश्नों पर, लोगों की आदतें और भावनाएं जो है इस प्रश्न के माध्यम से जानने के लिए, उनकी भावनाओं को, उनकी आदत को, राय को, इनको जानने के लिए क्वेश्चनरी पर्सनालिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कपिल शर्मा के शो में एक पर्चा कपिल शर्मा लिए रहते हैं और उससे पूछते हैं कि आपके बारे में मैंने सुना है कि हाँ आप ऐसा करते हैं। कभी कभी आपने पता है कि आप जब साबुन घिसते हैं और घिस जाता है एकदम से, फिर गिर जाता है, फिर उसको उठा करके फिर रगड़ने लगते हैं शरीर में, ऐसे कपिल शर्मा क्वेश्चन पूछता है। तो वो जो चिट्ठी लिए रहता है हाथ में, जो लिखा रहता है, जो पॉडकास्ट वाले लिए रहते हैं, वो बेसिकली जो होता है वो आपका क्वेश्चन नायर ही होता है। उससे सामने वाले की भावना, इमोशन, सब आदत, भावनाएं सब जानने का प्रयास वो व्यक्ति करता है। ऐसा रिसर्च में किया जाता है, ये चीजें होती है। क्वेश्चन नायर की अगर बात की जाए तो परिभाषा इसकी, गुडे और हैड कहते हैं कि प्रश्नावली एक ऐसा साधन है जिससे कोई रिसर्च करता है, रिसर्च स्कॉलर यानी शोधकर्ता, लोगों की राय, लोगों के अनुभव को एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है, ठीक है। गुड कहते हैं कि यह तथ्यों और मतों को व्यवस्थित रूप से इकट्ठा करने का एक उपकरण होता है, एक साधन होता है। क्वेश्चन नायर यानी प्रश्नावली की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो इसकी विशेषताओं को आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं। सबसे पहली विशेषता होती है प्रश्नावली की कि प्रश्नावली अस्पष्ट होती है। इसकी विशेषता अस्पष्टता, यानी प्रश्नावली की विशेषता क्या है बेटा, अस्पष्टता। प्रश्न इसमें छोटे छोटे प्रश्न होते हैं और बड़े ही 1-2 लाइन में इसके उत्तर आप बता सकते हैं।
सरल होते हैं प्रश्न और आसानी से सामने वाले के समझ में आने योग्य होते हैं, इस हिसाब से क्वेश्चनायर यानी प्रश्नावली तैयार की जाती है। दूसरी विशेषता प्रश्नावली की ये है, इसमें वस्तुनिष्ठता होती है। वस्तुनिष्ठता मतलब ऑब्जेक्टिविटी होती है। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, प्रायः तथ्यात्मक यानी कि एकदम फैक्चुअल जानकारी होती है, पॉइंट टू पॉइंट, फैक्ट टू फैक्ट बातें होती हैं। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न शामिल होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल होते हैं कि भाई या तो सही या तो गलत, इसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं होती। जैसे कि अभी फिलहाल में एक मतलब कि न्यूज जो एंकर पे बताते हैं कि सबसे सबसे जबरदस्त नेता कौन है, उसमें दिखाते हैं राहुल गांधी जी, श्री मतलब नरेंद्र मोदी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री सोनिया गांधी जी, या फिर जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऐसे लिख करके आपका जो है बताया जाता है। उसमें एक व्यक्ति कोई नेता को बुला लेते हैं, उनसे पूछते हैं, तो आप 4 ऑप्शन आपको मिल गए। ये भी एक क्वेश्चन की ही श्रृंखला है। तो उसमें आप पूछा था कि भाई ये क्या है, ये कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कि इससे भी जानकारी इकट्ठा होती है, तो वो पूछा जाता है। ऑप्शन दे या फिर ऑप्शन ना दे, तो 1-2 लाइन का ही क्वेश्चन होता है, यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन होते, ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तीसरी बात है व्यापकता। व्यापकता की अगर बात करें बेटा, व्यापकता की अगर बात की जाए, व्यापकता माने क्या होता है, ये इसकी विशेषता होती है किसकी, क्वेश्चन की। इससे आप बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। इससे एक ही समय में बहुत बड़ी संख्या में लोगों से जानकारी ली जा सकती है। बहुत बड़ी संख्या में जानकारी मतलब लोग हैं और उनसे जानकारी प्राप्त करनी, तो क्वेश्चन के माध्यम से आप ले सकते हैं। सुविधा ये है, मतलब इसकी अगली विशेषता है सुविधा, क्योंकि यह समय कम लगता है, श्रम की बचत होती है और धन की बचत भी इसमें होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ चीजें यहाँ पर आपको क्लियर होती रहती हैं और बहुत ही बेटर अंदाज में हम आपको बताते रहेंगे चीजों को, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 5वां नंबर प्रश्न है गोपनीयता। उत्तरदाताओं की पहचान गुप्त रहती है, जिससे वे खुल करके उत्तर देते हैं, ठीक है। यानी उत्तर देने वाले की जो पहचान होती है गुप्त रहती है, यानी उत्तर जो देता है उसकी पहचान गुप्त रहती है और वो उत्तर अच्छे तरीके से देने के लिए सक्षम हो पाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ चीजें यहाँ पर आपको क्लियर की जाती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे और बहुत ही बेहतर अंदाज में मैं आपको समझाऊंगा हर चीज को। तो जो है बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो रही, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये आपका क्या है भाई, इसमें अगली विशेषता क्या है, गोपनीयता। यानी इसमें उत्तरदाता यानी जो क्वेश्चन के उत्तर देते हैं उनको उनकी पहचान भी छुपा ली जाती है। सबको एक चिट बांट दी गई, उसमें क्वेश्चन भरने के लिए दे दिया गया, तो ये सब चीजें हो सकती है, मतलब कई तरीके का व्यवस्था हो सकती है इसमें, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, आसानी से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी और बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, अगला है विश्व मतलब विश्वसनीयता। विश्वसनीयता मतलब कि ये जो है प्रश्नावली से प्राप्त जानकारी जो होती है वो क्या होती है बेटा, शोध के लिए प्रमाणिक मानी जाती है, यानी शोध के लिए प्रमाणिक जानकारी होती है वो, और बहुत ही जारी जो है बारीकी के साथ चीजें उसमें क्लियर की जाती हैं। यानी विश्वसनीयता इसकी एक जबरदस्त जो है विशेषता होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर चीजें समझ में आ गई। अगला जो प्रश्न मतलब अगला जो आपकी विशेषता है वो है तुलनात्मक उपयोगिता, यानी कि कंपैरेटिव यूज कह सकते हैं इसका। तुलनात्मक उपयोगिता जो होती है बेटा, तुलनात्मक उपयोगिता की अगर बात करें तो तुलनात्मक उपयोगिता जो होती है, इससे अलग अलग समूहों की राय तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, अलग अलग समूहों में से क्या क्या जानकारी इकट्ठा हुई है उसका हम तुलना करके इस समूह से क्या जानकारी आई और इस समूह से क्या जानकारी आई, दोनों की तुलना कर सकते हैं, ठीक है। सारणी बना करके, वर्गीकरण कर करके, यानी कि इसमें कई सारी विशेषता होती है क्वेश्चन की। तुलनात्मक उपयोगिता है, विश्वसनीयता होती है, गोपनीयता बनी रहती है लोगों के जो उत्तर देने वाले होते हैं, सुविधा, समय, श्रम और धन की बचत होती है, व्यापकता होती है, एक ही समय में बहुत बड़ी संख्या में लोगों से जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं, एकदम फैक्ट जानकारी होती है इसमें, वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी होती है और स्पष्टता होती है, क्वेश्चन सरल, छोटे और समझने के योग्य होते हैं। ये सब विशेषता किसकी हो गई, क्वेश्चन की। तो ये इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। अगली विशेषता है लिखित दस्तावेज। प्रश्नावली एक लिखित प्रमाण प्रदान करती है जिसे बाद में दोबारा जांचा भी जा सकता है कि भाई इसने क्या कहा होगा, कैसे कहा होगा, क्लियर। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक शुक्ला टिप्पणी के द्वारा विशेष तरीके से परिभाषा तैयार की गई है। प्रश्नावली वह साधन है जो शोधकर्ता और उत्तरदाता के बीच एक पुल का कार्य करती है, जिसके माध्यम से सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तथ्यों को सरलता से जाना जा सकता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि प्रश्नावली अनुसंधान का सबसे प्रभावी
और सबसे सरल उपकरण होता है जिसके माध्यम से हम फैक्चुअल जानकारी बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम पैसे में प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, और कोई भी रिसर्च स्कॉलर इसका प्रयोग करके अपने इस डाटा को सिक्योर करना है, डाटा को एक प्रकार से जांचना चाहता है, डाटा को अच्छे तरीके से जानना चाहता है। तीसरा क्वेश्चन आ चुका प्रत्यक्षीकरण, इसको आप बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का अर्थ और परिभाषा बताइए। ऑब्जर्वेशन को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। ऑब्जर्वेशन भी एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार का ऐसा मेथड है जो डाटा को इकट्ठा करता, डाटा के बारे में जानकारी या किसी घटना को ऑब्जर्व करना कह सकते हैं इसको। ठीक है, समझते हैं प्रत्यक्षीकरण, ऑब्जर्वेशन अंग्रेजी में वह प्रक्रिया है ऑब्जर्वेशन जिसके अंतर्गत जो कोई रिसर्च स्कॉलर होता है, यानी शोधकर्ता जो होता है, वह किसी व्यक्ति या किसी समूह, किसी व्यक्ति या किसी समूह के बिहेवियर यानी व्यवहार को, उसकी गतिविधियों को और उसकी प्रतिक्रियाओं का क्या करता है, उसकी किसी व्यक्ति या किसी समूह के व्यवहार, गतिविधि और प्रतिक्रियाओं यानी कि उसका जो प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है, उसको ध्यानपूर्वक अध्ययन करता है, ऑब्जर्व करता है कि कोई व्यक्ति किस तरीके का व्यवहार करता है, किस तरीके का रिएक्शन देता है किसी मुद्दे पर, किस तरीके का उसका बिहेवियर चेंज होता है, इसी का ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। ठीक है, इसमें प्रत्यक्ष अनुभव से तथ्य एकत्र किए जाते हैं। व्यक्ति जाता है और बैठता है, व्यक्ति बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद में जो वो देखता है, सुनता है, उसकी जानकारी को प्रत्यक्षीकरण के द्वारा वो एक प्रकार से जान पाता है। ऑब्जर्वेशन के माध्यम से तमाम प्रकार की जानकारी उसमें मिल जाती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही बारीकी के साथ हम चीजों को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो ध्यानपूर्वक अध्ययन करता है और इससे प्रत्यक्ष अनुभव से तथ्य एकत्र किए जाते हैं, जानकारी इकट्ठा की जाती है। परिभाषा इसकी लिखिएगा। गुड महोदय कहते हैं कि प्रत्यक्षीकरण सामाजिक तथ्यों को यानी सोशल जो फैक्ट होते हैं उनको जानने की वैज्ञानिक विधि होती है, यानी कि एक साइंटिफिक मेथड होता है किसको जानने का, सोशल तथ्य यानी कि सोशल फैक्ट को जानने का, जिसमें प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है, यानी व्यक्ति जा करके जो शोधकर्ता होता है जाता है, ऑब्जर्व करता है, बैठ करके घटनाओं को देखता है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जॉनसन कहते हैं कि यह वह विधि है, क्या वह विधि है, अवलोकन वह विधि है, या बेसिकली अवलोकन प्रत्यक्षीकरण वह विधि है जिसमें किसी घटना या किसी व्यवहार को उसी रूप में देख करके समझा जा सकता है। ये होता है प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्षीकरण या अवलोकन। अवलोकन या प्रत्यक्षीकरण की विशेषताओं को देखिए, इसकी कई विशेषताएं हैं। पहली विशेषता लिखिएगा प्रत्यक्षीकरण की, देखिए प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है ये, यानी कि अनुभव जो होता है इसमें प्रत्यक्ष होता है, घटना स्थल पर जाकर के उसका अनुभव किया जाता है कि भाई क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। दूसरी बात है वास्तविक परिस्थिति में तथ्य संग्रह किया जाता है, जिस परिस्थिति में घटना घटित हुई उसी परिस्थिति में जानकारी इकट्ठा करी जाती है ऑब्जर्व करके, बिना किसी मध्यस्थ के जानकारी मिलती है, यानी कि इसमें कोई बिचौलिया या किसी पुस्तक से जानकारी नहीं इकट्ठा करते हैं। जहां पर घटना हुई है उस घटना पर जा करके उस घटना का पूरा ब्यौरा लेकर के तब हम प्राप्त करते हैं, यानी कि डायरेक्ट जानकारी हमको प्राथमिक आंकड़े के माध्यम से जानकारी इकट्ठा होती है। ठीक है, चौथी बात है सजीव और प्राकृतिक जानकारी प्राप्त होती है, यानी जो भी जानकारी होती है नेचुरल जानकारी मिलती है, कोई लाग लपेट की बात नहीं होती है या किसी ऐसे नहीं, मतलब प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा जब आप इसको देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, महसूस करते हैं दिल से, इन सभी चीजों से जो जानकारी मिलती है वो होती है आपकी प्रत्यक्षीकरण। इसके अलावा कभी कभी छिप करके किया जाता है प्रत्यक्षीकरण ताकि वास्तविक व्यवहार सामने आ सके। ठीक है, कभी कभी हम जो है खुफिया तरीके से, या जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति जैसे होता नहीं कि भाई ये क्या नाम है, एजेंट के रूप में जाते हैं विदेशों में, अलग अलग देशों में जाकर के एजेंट के रूप में बनते हैं। तो वो एजेंट जो होते हैं कहीं ना कहीं पे जो खुफिया एजेंट होते हैं वो कभी कभी प्रत्यक्षीकरण जो होता है ऑब्जर्वेशन कुछ छुप करके किया जाता है ताकि जो है घटना को एकदम फैक्ट टू फैक्ट जानकारी मिल सके और घटना को अच्छे तरीके से समझा जा सके वास्तविक धरातल पर। शोध में यह प्रारंभिक तथ्य जुटाने का सबसे विश्वसनीय माध्यम होता है कि भाई कोई घटना जो है घटित हो रही तो उसको जाकर के ऑब्जर्व करे, या घटना घटित हो चुकी तो उस स्थान पर जाकर के पूरा मुआयना करे, ब्यौरा करे, ऑब्जर्व करे। ठीक है, इसकी विशेषता हो गई। प्रत्यक्षीकरण को लेकर के शुक्ला पॉइंट कहता है कि प्रत्यक्षीकरण वह विधि है जिसमें शोधकर्ता किसी भी व्यक्ति या किसी भी समूह की, यानी कोई व्यक्ति हो या कोई समूह हो, उसकी गतिविधियों को प्रत्यक्ष रूप से देखता है और देख करके सुनता है, देखता है और उसको फीलिंग करता है, अनुभव भी करता है।
देखकर, सुनकर और अनुभव करके जानकारी यानी फैक्ट को संकलित करता है, यानी कि डाटा का कलेक्शन करता है, सुन करके, अनुभव करके और देख करके किसी घटना का, किसी गतिविधि का। और इस तरीके से इस प्रक्रिया को प्रत्यक्षीकरण यानी कि अंग्रेजी में ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। निष्कर्षतया हम कह सकते हैं आगे, प्रत्यक्षीकरण मनोविज्ञान और समाज शास्त्र में तथ्य खोजने की सबसे पुरानी और विश्वसनीय पद्धति होती है। इसमें भी एकदम से फैक्ट जानकारी मिलती, फैक्चुअल जानकारी। इसमें त्रुटियां बहुत कम देखी जाती हैं बेसिकली, ठीक है, क्योंकि इसमें बिचौलियों का नहीं बल्कि प्राथमिक अंकों का, प्राथमिक समंक यानी कि प्राथमिक चर होते हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर प्रश्न आ चुका है, अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड की परिभाषा दीजिए, विशेषताएं बताइए। ये सब ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे क्वेश्चन है जहां से प्रश्न परीक्षा में पिछले 3 वर्षों में अगर आप उठा करके पेपर देखिएगा, ये क्वेश्चंस रिपीटेड है। किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी पेपर में आप देख लीजिए, किसी भी साल के पेपर 2022 से लेकर के 2022, 2023, 2024, 2023, 24, 25 में जरूर आएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये प्रश्न हमेशा आने वाले ही हैं। बेसिकली 25 नहीं 26 कह सकते हैं इसको, क्योंकि 26 में पेपर आपका, इसको 26 माना जाएगा। 2017 का 26, 25, 26, तो 22, 23, 23, 24 और 24, 25। अब 25, 26 का बारी है, तो इन सभी में आप देखेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर में है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैंने इसको बहुत ऑब्जर्व किया, बड़ी मेहनत करी। पिछले 7 सालों से मैं आपको बीए के क्षेत्र में पढ़ा रहा हूँ, और मैंने जब अनुभव किया उसके बाद में आपके लिए मॉडल पेपर मैंने तैयार किया। क्या ऐसी शैली में मॉडल पेपर तैयार कर रहा हूँ? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है तो तुरंत बताइए। अभिवृत्ति की परिभाषा और विशेषताएं बताइए। अभिवृत्ति क्या होती है बेटा? अभिवृत्ति को अंग्रेजी में एटीट्यूड कहते हैं। कहते हैं भाई तुम बहुत एटीट्यूड दिखावत हो, या तुम बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हो, ठीक है। एटीट्यूड है क्या, आज समझो। जिस एटीट्यूड की बात लड़के लड़कियां करते हैं आजकल, वो बेसिकली एटीट्यूड कुछ दूसरा होता है, कुछ दूसरे मायने में कहते हैं। लेकिन जो पढ़ाई में एटीट्यूड होता है उसका कुछ अलग मीनिंग होता है। देखिए, अभिवृत्ति से आशय यानी एटीट्यूड का मतलब होता है व्यक्ति की वह मानसिक और भावात्मक प्रवृत्ति, यानी मेंटल एंड इमोशनल, ऐसा उसकी प्रवृत्ति, ऐसी विशेषता किसी व्यक्ति की जो किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार या परिस्थिति के प्रति उसके पॉजिटिव या नेगेटिव दृष्टिकोण यानी पॉइंट ऑफ व्यू को व्यक्त करता है, ठीक है। उसी को हम अभिवृत्ति कहते हैं। अभिवृत्ति क्या होता है? अभिवृत्ति से आशय व्यक्ति की वह मानसिक और भावात्मक प्रवृत्ति होती है, व्यक्ति की अभिवृत्ति यानी ये जो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी विचार या किसी परिस्थिति के प्रति उस व्यक्ति का सकारात्मक या नकारात्मक जो दृष्टिकोण होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कोई व्यक्ति कैसा होगा, तो उसी का वो अभिवृत्ति है, एटीट्यूड है। मान लेते हैं हमने कहा कि ये रिमोट बेकार है, ये रिमोट बेकार है, ये मेरी अभिवृत्ति है। कोई किसी की अभिवृत्ति क्या होगी, क्या होगा कि ये रिमोट बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा एटीट्यूड कहता है कि ये रिमोट बेकार है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पे हमारा इस रिमोट के प्रति क्या है, यानी किसी वस्तु, ये किसी वस्तु के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति हो सकता है, किसी व्यक्ति के प्रति भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा विचार हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो। यही एक प्रकार से क्या होता है, इसी को हम कह सकते हैं, इसी को एक प्रकार से हम अभिवृत्ति कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। परिभाषा देखते हैं, अल्पोर्ट महोदय क्या कहते हैं। अल्पोर्ट महोदय कहते हैं कि अभिवृत्ति व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर बनी मानसिक स्थिति है जो उसके व्यवहार को प्रभावित करती है। यानी कि अभिवृत्ति व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर क्या बनती है, व्यक्ति का अनुभव और उसी अनुभव के अकॉर्डिंग मानसिक स्थिति बन जाती है किसी भी चीज के प्रति, जो उसके व्यवहार को प्रभावित करती रहती है। प्रोफेसर स्मिथ कहते हैं कि यह किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल भावात्मक प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से ये परिभाषाएं हुई किसकी, अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड की। एटीट्यूड की विशेषताओं को समझते हैं। देखिए, एटीट्यूड की कई सारी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है अस्थायित्व। देखेंगे, अभिवृत्ति लंबे समय तक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। एटीट्यूड जो होता है क्या करता है, लंबे समय तक व्यक्ति के व्यवहार को यानी कि व्यक्ति के बिहेवियर को प्रभावित करता है। व्यक्ति का व्यवहार किसी भी चीज के बारे में कैसा बनेगा, सकारात्मक होगा या नेगेटिव होगा, नकारात्मक होगा, ये अभिवृत्ति ही डिसाइड करती है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइड करता है, उसका जो है एटीट्यूड दिखता है। दूसरी विशेषता अनुभव पर आधारित होती है। ये अनुभव पर आधारित होती है, कौन, अभिवृत्ति। यह अनुभव और सीख से निर्मित होती है, क्या, अभिवृत्ति, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगली विशेषता है सकारात्मक या नकारात्मक दोनों रूपों में दिखती है। अभिवृत्ति दोनों तरह की हो सकती है, सकारात्मक भी यानी जो है पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। इसके अलावा अगली विशेषता इसकी है क्या, अगली विशेषता है भैया व्यवहार निर्धारण, यानी कि व्यक्ति का व्यवहार और निर्णय उसकी अभिवृत्ति से प्रभावित होते हैं। यानी कि व्यक्ति
का व्यवहार जो होता है, किसी व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है और जो उसका निर्णय होता है, उसकी एटीट्यूड क्या है, किसी भी मुद्दे पर उसका एटीट्यूड डिसाइड करता है कि वह क्या निर्णय लेगा, सही निर्णय लेगा या गलत निर्णय लेगा। ठीक है। अगली विशेषता, समाज पर प्रभाव। समूह की सामूहिक अभिवृत्ति समाज की दिशा तय करती है। ठीक है। समाज पर प्रभाव जो पड़ता है, समूह की जो सामूहिक अभिवृत्ति होती है वह समाज की दिशा को तय करती है कि भाई सामूहिक जो अभिवृत्ति होती है, जो सोशल एटीट्यूड होता है, वो डिसाइड करता है कि समाज किस दिशा में आगे बढ़ेगा। ठीक है। अच्छे दिशा में कि बुरे दिशा में। परिवर्तनशीलता इसमें होती है बिल्कुल एटीट्यूड में। शिक्षा और अनुभव से एटीट्यूड बदलता रहता है। ठीक है। यानी कि एटीट्यूड जो है गतिशील प्रक्रिया है। अभिवृत्ति बदली जा सकती है किसके द्वारा, अनुभव और शिक्षा के द्वारा। ठीक है। अगली विशेषता क्या है एटीट्यूड की, भावात्मक स्वरूप, यानी कि इमोशनल स्ट्रक्चर या इमोशनल एक प्रकार से इसका पैरामीटर होता है। इसमें सोच और भावना दोनों का मिश्रण होता है। किसी भी एटीट्यूड जो होता है उसका, उसकी सोच और भावना यानी इमोशंस एंड सोच दोनों का, यानी थॉट्स एंड इमोशन दोनों का मिला जुला रूप होता है जो आपका ये होता है, क्या नाम है, एटीट्यूड। इसके अलावा प्रेरक शक्ति, जो मोटिवेटर पावर होती है, यानी यह व्यक्ति को किसी कार्य की ओर प्रेरित करती है कि भाई ये काम तुमको करना चाहिए या ये काम आपको नहीं करना चाहिए, इस काम को इतना जो है रिस्क है या फिर जो भी है, तो वो चीजें यहाँ पर आपको एक मोटिवेशन मिलता है अभिवृत्ति से ही, एटीट्यूड से भी, कि कोई काम करना है या नहीं करना है। अभिवृत्ति वह मानसिक प्रवृत्ति है जो किसी विषय या किसी व्यक्ति के प्रति हमारी सोच, हमारी इमोशंस यानी भावना और हमारे व्यवहार की दिशा तय करती है और जीवन में हमारे दृष्टिकोण को आकार देती है। वही मानसिक प्रवृत्ति को अभिवृत्ति कहते हैं, जो किसी विषय या किसी व्यक्ति के प्रति हमारी सोच को बताती है, हमारी भावना उस विषय या उस वस्तु के प्रति या उस व्यक्ति के प्रति कैसे बनेगी, हमारे व्यवहार कैसा होगा उस व्यक्ति या उस वस्तु के प्रति, यह डिसाइड करती है अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अभिवृत्ति मनुष्य के व्यक्तित्व और सामाजिक जीवन का आधार प्रस्तुत करती है। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका 5वां नंबर, समाज मिति यानी कि सोशियोमेट्री का अर्थ बताइए। इसको समझते हैं बहुत ही बारीकी के साथ, विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। 5वां प्रश्न, प्रश्न भैया, समाज मिति यानी कि जिसको आप सोशियोमेट्री कहते हैं, इसका क्या अर्थ होता है, समझने का प्रयास करते हैं। अर्थ, समाज मिति, समाज मिति विधि होती है, एक वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी होती है। समाज मिति एक क्या है, एक वैज्ञानिक टेक्निक है, यानी कि एक साइंटिफिक टेक्निक है, जिसके द्वारा करते क्या है, हम किसी समूह के सदस्यों के बीच आपसी आकर्षण को, यानी कि समूह के सदस्य जो होते हैं उनके बीच में कितना तालमेल है, उनका आपसी संबंध क्या है, उस आपसी संबंध को, सहयोग को और विरोध, आपस में एक प्रकार से समाज के लोग या समूह के लोग आपस में परस्पर किस तरीके से द्वेष की भावना, यानी एक दूसरे का विरोध कौन कौन कर रहा है, कौन एक दूसरे का एक प्रकार से सहयोग कर रहा है, कौन संघर्ष कर रहा है, इन सभी विचारों को मापा जाता है। समाज मितीय विधि क्या करती है, एक ऐसी वैज्ञानिक टेक्निक है जिसके माध्यम से किसी समूह के सदस्यों के बीच में आपसी आकर्षण यानी कितना लगाव किसका किसके किससे है और किसका संबंध कैसे कैसे है, सहयोग कैसा करते एक दूसरे को और विरोध कैसा करते एक दूसरे का, इसी को मापना समाज मिति कहलाता है। यह समूह में कौन किसे पसंद करता है, कौन किसे अस्वीकार करता है और कौन किसे पसंद नहीं करता है, ऐसी बातों को सामने लाता है और इसको एकदम से स्पष्ट करता है। समाज मिति विधि ये होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। जे एल मोरेनो कहते हैं कि समाज मिति समूह के भीतर व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों और पसंद नापसंद को मापने की एक वैज्ञानिक विधि होती है, वैज्ञानिक टेक्निक होती है कि किसी भी सामाजिक संबंध जो होते हैं समूह के भीतर में, व्यक्तियों के बीच में जो सामाजिक संबंध होते हैं, सोशल रिलेशन होते हैं, वो कितना अच्छा है कितना नहीं अच्छा है, यानी पसंद नापसंद को मापने की एक वैज्ञानिक विधि होती है। गुड कहते हैं कि यह समूह संरचना को समझने और समझने का एक प्रभावी या इफेक्टिव साधन के रूप में आता है। इसकी विशेषताओं को अगर बात की, समाज मिति विधि की अगर विशेषताओं की बात की है तो कई विशेषताएं इसकी हैं। जैसे कि पहली विशेषता लिखिएगा, समूह संबंधों का मापन करती है, यानी समूह के बीच में आपसी संबंधों का मापन करने के लिए समाज मिति विधि का प्रयोग करते हैं। दूसरी विशेषता, सदस्य किसे पसंद करते हैं और किसे नापसंद करते हैं, इस बात को जानने के लिए भी हम
समूह में अगर हमको पता करना है कि कौन सा व्यक्ति किसको चाहता है और कौन सा व्यक्ति किसे नहीं चाहता है, तो उसको जानने के लिए हमको समाजमिति विधि का प्रयोग या इस टेक्निक का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है। तीसरी विशेषता यह है समाजमिति विधि की कि समूह में नेतृत्व और अनुयायियों का पता चलता है कि कौन नेता है और कौन उस नेता की बातों को मानने वाला है, उस नेता का अनुयायी है। अनुयायी माने होता है उस नेता के जो इशारे हैं उस पर चलने वाले को अनुयायी कहते हैं। समूह में कौन नेतृत्व करता है और कौन अनुयायी है, इस बात का भी पता चल जाता है समाजमिति से। इसके अलावा छिपे हुए संघर्ष और सहयोग उजागर हो जाते हैं, यानी एक दूसरे के बीच में समूह में जो सहयोग करते हैं एक दूसरे का, वो भी पता चल जाता है। और एक दूसरे का अगर विरोध कर रहे होते, संघर्ष चल रहा होता है एक दूसरे के बीच में समूह में, उसका भी पर्दाफाश हो जाता है। समाजमिति टेक्निक्स के माध्यम से समूह की आंतरिक एकता और आंतरिक टूटन को सामने लाया जाता है। इसके अलावा यह सांख्यिकीय पद्धति से प्रमाणिक परिणाम को एक प्रकार से एकदम देती है, यानी कि इफेक्टफुल और एकदम से तथ्यात्मक जानकारी, सही जानकारी देने का काम करती है। शिक्षण, प्रबंधन और समाज सुधार में काफी उपयोगी भूमिका जो है निभाती है समाजमिति की जो प्रविधि होती है, विधि होती है, ये बात आप ध्यान रखिए। शुक्ला डी पॉइंट के द्वारा विशेष परिभाषा आपके लिए तैयार की गई है कि समाजमिति वह तकनीक है जो किसी समूह की आत्मा को प्रकट करती है और यह बात बताती है कि समूह में वास्तविक संबंध कैसे हैं, कौन किसको जुड़ना चाहता है, कौन किससे जुड़ना चाहता है और कौन किससे दूरी बनाए रखना चाहता है। ये समूह में एक प्रकार से क्लियर हो जाता है समूह के बारे में अध्ययन करने के बाद में समाजमिति विधि के द्वारा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि समाजमिति से समूह के वास्तविक स्वरूप का और सदस्यों के परस्पर संबंधों का स्पष्ट तरीके से जानकारी मिल जाती है, पता चल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये सब अपने आप में टॉपिक है साइकोलॉजी की, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट्स करते हैं इसको लेकर के, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से क्लासेस बनाई जाती हैं। आपको नहीं पता होगा, यह नोट्स तैयार करने में मुझे कम से कम 4 से 5 घंटे का समय लगता है। तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करके आप बताइए कि हाँ गुरुजी ने आपने मेहनत की है मेरे लिए। और अब एक ही बार आप लोग कहते थे बोर्ड पर गुरुजी छोटा दिखता है, इसीलिए मैंने बड़ी मेहनत करी आपके लिए और नोट्स अपने तरीके से तैयार किया ताकि आप इसको पढ़ पाएं। पढ़ने के बाद में आपको पता चल जाए, यानी कि वीडियोस देखें तब तो जानकारी हो ही जाएगी, उसके बाद में आप बहुत कम समय में इसको पढ़ करके, यानी नोट्स पढ़ करके आप पेपर देने जा सकते हैं बहुत ही कम समय में। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न है आक्रामकता यानी अग्रेशन का अर्थ और परिभाषा और विशेषताएं बताइए। अग्रेशन क्या होता है? आक्रामकता जो होती है ये सामाजिक बिहेवियर में शामिल होता है। अर्थ लिखिएगा आक्रामकता का। आक्रामकता यानी कि अग्रेशन वह मानसिक एवं व्यवहारिक प्रवृत्ति, यानी कि एक मेंटल एंड बिहेवियरल एक प्रकार से प्रवृत्ति है ये, जिसमें होता क्या है, व्यक्ति क्रोध करता है, व्यक्ति हिंसा करने के लिए आतुर भी हो जाता है, हिंसा करने के लिए तैयार हो जाता है। व्यक्तियों के मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष, छल कपट, दंभ, पाखंड जैसे विचार आने लगते हैं। हानि पहुंचाने वाले व्यवहार को प्रदर्शित करता है कौन? आक्रामकता। आक्रामकता किसी भी मुद्दे को लेकर के अगर आप आक्रामक हो जाते हैं तो ऐसे में आप क्रोध करते हैं, आप अपने पराये को पहचानना भूल जाते हैं, आप घर में ही मारपीट करना शुरू कर देते हैं। आक्रामकता में कुछ भी व्यक्ति कर देता है, उसको अपने आप में नियंत्रण नहीं रख पाता। जब व्यक्ति आक्रामक होता है, व्यक्ति कहते हैं कि हमारा पारा चढ़ गया एकदम से। पारा चढ़ने का मतलब क्या होता है? एक देहाती भाषा में अवधि में कहते हैं कि भाई हमारा पारा एकदम चढ़े रहता है। पारा चढ़ने का मतलब क्या होता है? हमेशा हमारा जो है तापमान बढ़े रहता है, यानी कि हमेशा अगर कोई कुछ बोलेगा तुरंत लड़ाई झगड़ा के लिए तैयार रहते हैं। बेसिकली जब बच्चे किशोरावस्था में होते हैं उस समय बहुत ज्यादा उनके रहता है, बहुत ज्यादा उनके पास जुनून रहता है, जोश रहता है मारपीट करने का, झगड़ा करने का। ठीक है, तो आक्रामकता के द्वारा ही व्यक्ति क्रोध, हिंसा, द्वेष, हानि पहुंचाने वाले व्यवहार दूसरों को ये सब प्रदर्शित करता है। यह नकारात्मक भावनाओं की तीव्र अभिव्यक्ति होती है, यानी निगेटिव इमोशंस की बहुत ही तीव्र अभिव्यक्ति होती है अग्रेशन। ठीक है, अग्रेशन की परिभाषा को देते हुए डॉलरेड महोदय कहते हैं आक्रामकता वह प्रवृत्ति होती है जिसमें व्यक्ति क्या करता है? दूसरों को शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचाने का प्रयास करता है जाने अनजाने में। कहीं ना कहीं व्यक्ति जब अग्रेशन में होता है, क्रोध रूपी बादल ज्ञान रूपी या बुद्धि रूपी सूरज को ढक लेते हैं। गीता में कहा गया है कि जब एक प्रकार से व्यक्ति क्रोध में होता है तो वह एक प्रकार से उसकी बुद्धि जो है ढक जाती है। बुद्धि जब ढक जाती है तो व्यक्ति एक प्रकार से कुछ भी कर सकता है। अगर वही क्रोध व्यक्ति क्रोध से ना होकर के कोई व्यक्ति बातें इत्मीनान से अगर सोचे
तो वो चीजें जो उसने क्रोध में या अग्रेशन में किया था, हो सकता है वो चीजें दूसरे तरीके से वो करता अगर वो सामान्य स्थिति में होता तो। यानी अग्रेशन के माध्यम से व्यक्ति जो है दूसरों को क्षति पहुंचाता है, मानसिक भी और शारीरिक भी। किसी को मार पीट सकता है, किसी को गाली वाली बक सकता है, किसी को ऐसी बातें बोल देता है जिससे वो एक प्रकार से बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाता है। गोली से ज्यादा बोली बड़ी पावरफुल होती है। कोई व्यक्ति आपको एक गोली मार दे, वो तो एक बार में ही आपको निपटा के चला जाएगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गोली मारने लगेगा कि बार बार ऐसे आप जा रहे हो सुनाए रहेगी, भैया अरे तू को ना बोले बिना मरत हो तहार तुम्हारे ही होगा तुम्हारे होगा, ऐसे गोली मारने वाले जो व्यक्ति होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। ये आपको बार बार घायल करेंगे, आपके मनोभावों को एकदम से हदालित करेंगे। आप सो नहीं पाएंगे चैन से जब गोली मारने वाले व्यक्ति आपके आस पड़ोस में हो जाएंगे तो। जैसे कहा गया कि राम जो है महिमा समुद्र की घटी जो रावण बसा पड़ोस। अगर पड़ोसी आपके अच्छे मिल गए तो आपका तो जीवन अच्छा है, अगर पड़ोसी आपका बेकार मिल गया तो आपका जीवन बर्बाद है। जब आप उठेंगे तभी दो तीन चार बोली ऐसे बोल देगा, या तो उसको मारो पटक के और या फिर कुछ बोलो ही ना, ठीक है, या तो फिर सुन करके निकल जाओ। तो ऐसे ही होता है। तो अग्रेशन जो होता है बेटा ऐसे ही उत्पन्न होता है। अग्रेशन में व्यक्ति कुछ भी कर देता है, मार पीट देता है किसी को, बाद में ही पछताता है कि हाँ जो है चलिए कोई बात ही नहीं, बात ही तो बोली थी, ऐसे बाद में फिर होता है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन उस समय अग्रेशन में आप कुछ भी कर सकते हैं। अग्रेशन से क्या होता है, व्यक्ति मानसिक और शारीरिक क्षति दूसरे को पहुंचा सकता है। सिगमंड फ्रायड जो कि एक मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं, इड ईगो एंड सुपर ईगो की अवधारणा देते हैं। सिगमंड फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। आक्रामकता, ये कहते हैं कि आक्रामकता मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है। मनुष्य जब पैदा होता है बच्चा तभी से आक्रामक होते हैं। कभी कभी छोटे बच्चे भी एक प्रकार से गुस्से में आ जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, जो विनाशकारी रूप में प्रकट होती है धीरे धीरे करके, ठीक है। अग्रेशन ऐसा नहीं कि अग्रेशन भी एक जो है आपका एक इमोशन होता है, ठीक है। इसकी कई विशेषताएं अग्रेशन की। पहली विशेषता है आक्रामकता नकारात्मक भावनाओं से प्रेरित होती है, नेगेटिव इमोशन से मोटिवेट होती है अग्रेशन। अग्रेशन जो होता है वो नेगेटिव इमोशंस यानी कि नकारात्मक भावनाओं से प्रेरित होता है, ठीक है। अगली विशेषता लिखिएगा आप सभी लोग, यह शारीरिक यानी कि किसी व्यक्ति को आप मार पीट सकते तो शारीरिक क्षति हो गई, या मौखिक क्षति, मौखिक माने किसी को गाली दे दिया या किसी को ऐसी बातें ना सहने योग्य बातें बोलना जिससे उसका मन जो है विदरित हो जाए, इस तरीके से ये भी हो सकता है। तो ये मौखिक और शारीरिक क्या करती है, ये जो है रूप लेती है, मौखिक दोनों प्रकार से क्षति पहुंचाती है। यह असंतोष और निराशा की उपज होती है, जो है अगर आप हमेशा असंतोष हैं, असंतोषो द्विजोनाशा और संतोषो जो है संतोषो राजा। अगर राजा संतुष्ट हो जाएगा तो फिर वो उसका साम्राज्य नष्ट हो जाएगा, और अगर विप्र यानी ब्राह्मण जो होगा वो असंतुष्ट हो जाएगा तो उसका विनाश निश्चित है। यानी ब्राह्मण जो होगा उसको हमेशा चाहे कथा बाचेगा, 10 रुपया मिला या 20 रुपया मिला, उसको उसी में खुश हो जाना चाहिए, ठीक है। 50 मिला 100 मिला जो भी जजमान की स्थिति थी उसने दिया, अगर अपने मूल भाव से, मान लेते जजमान अगर बहुत धनी है, जजमान के पास पैसे हैं लेकिन वो देना नहीं चाह रहा है व्यक्ति को, उतना भी नहीं देना चाह रहा जिससे उस ब्राह्मण का पेट पल सके या घर बच सके, तभी घर उसका चल सके। भाई एक दिन की अगर एक प्रकार से उसको कुछ जो है खर्चा पानी नहीं मिलेगा ब्राह्मण को, तो वो क्यों पूजा पाठ करेगा। क्योंकि पूजा पाठ व्यक्ति, अच्छा इसमें क्या है कि उसमें लिखा है सत्यनारायण जी की कथा में, ये विप्राय दक्षिणाम दात कथाम श्रुत्वे जने सहा, यानी एक व्यक्ति को दक्षिणा देने को लिए नहीं लिखा है। कई व्यक्ति जब उसमें जो लोग आते हैं गांव पर, बुलावा इसीलिए दिया था ताकि सभी लोग आ जाए। सभी लोग अगर 10-10 रुपया देंगे पंडित जी को तो कम से कम अगर 10 लोग आए हैं तो 100 रुपया वैसे हो गए पंडित जी का। पंडित जी का भी काम हो गया, पंडित जी भी खुश हैं और एक जजमान पर उसका जो है कष्ट नहीं पड़ा। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर मैं बताने का प्रयास ये कर रहा था कि असंतोष जो द्विज होता है उसका विनाश हो जाता है। उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया था। तो व्यक्ति को हमेशा संतोष होना चाहिए। आज 10 रुपया मिला है, कल हो सकता है 200 मिल जाए, परसों हो सकता है 1000 रुपया आपको मिल जाए, और हो सकता है उसके अगले दिन एक भी पैसा ना मिले। तो हमेशा आपको सुखी रहना चाहिए, हमेशा आपको एक प्रकार से खुश रहना चाहिए हर एक स्थिति में। जैसे सूर्य भगवान पूरब से उदय होते और पश्चिम में अस्त होते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। कैसे, जब उदय होते तो भी लाल होते और अस्त होते तब भी लाल होते। लिखा है उद्देत सविता, सविता माने सूर्य भगवान, उदेत माने उदय होते हुए, उदेत सविता ताम्र असताम्र संपत्तो चा विपत्तो चा महता में रूपता। भगवान सूर्य जब उदय होते तो भी लाल होते, अस्त होते तब भी लाल होते हैं। इसी तरीके से जब भी आपको कष्ट हो तब भी आप उतना ही खुशी रहे, और जब भी दुख हो मतलब कि सुख मिले तब भी आप ज्यादा उछल कूद करके नाच डीजे ना बजाएं, तब भी आप उसी स्थिति में रहें। ये एक अच्छे व्यक्तित्व का लक्षण है। तो असंतोष और निराशा की उपज होती है, असंतोष और निराशा से ही
अग्रेसन उत्पन्न होता है, आक्रामकता उत्पन्न होती है। इससे आप व्यक्ति कई प्रकार की क्षति पहुंचा सकता है दूसरों को। सामाजिक नियम और शिक्षा इसे नियंत्रित कर सकती है। अगर सामाजिक नियम बना दिया जाए कठोर और समाज उसको शिक्षित किया जाए अच्छे तरीके से उस व्यक्ति को, तो आक्रामकता को कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी आक्रामकता आत्मरक्षा का साधन बनती है, यानी कभी कभी व्यक्ति आक्रामक होकर के अपनी रक्षा कर सकता है किसी भी चीजों से। ठीक है। आक्रामकता से परिवार और समाज में तनाव भी बढ़ सकता है। इसके अलावा खेलों और प्रतिस्पर्धा में भी यह स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। जैसे विराट कोहली एक अग्रेसिव खिलाड़ी है। जब विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए मैदान पर उतरते थे पहले, तो जब वो एक प्रकार से कोई व्यक्ति आउट होता था, बुमराह विकेट लेते थे, तो बुमराह उतना सेलिब्रेशन नहीं करता था, लेकिन अग्रेसन से विराट कोहली ऐसे ऐसे करके करता था, कूद कूद करके चार चार उतना ऊंचा से कूद जाता विराट कोहली। तो वो एग्रेशन है। विराट कोहली इतना एग्रेसिव खिलाड़ी पूरी क्रिकेट टीम में हिंदुस्तान में आपको नहीं दिखेगा। वो एग्रेशन दिखा करके, और एग्रेशन दिखाता था तो फिर उसके बाद में ऐसा नहीं कि भाई वो एग्रेशन दिखा दिया फिर अगले बार में गया आउट हो गया, उसको आउट कर दिया किसी ने, ऐसा नहीं था। अग्रेशन दिखा करके मैच को जितवा करके तब वापस लाता था, बेइज्जती नहीं कराता था। ठीक है। तो इस तरीके से था, एग्रेशन वो होता। तो खेलों में स्वाभाविक सी बात है, प्रतिस्पर्धा में अग्रेशन दिखाई पड़ जाता है। आक्रामकता का अधिक होना मानसिक असंतुलन का सूचक है। अगर आप कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, हर बात पे अग्रेशन दिखाने लगता है, तो जान लीजिए वो मानसिक रूप से मेंटल है, उसमें कुछ कमियां रह गई हैं, या फिर वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं पा रहा है, उसमें कुछ जो है दिक्कत है। शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा आपके लिए एक परिभाषा तैयार की जाती है, जैसा हमेशा से आपको पता है। आक्रामकता वह मानसिक अवस्था होती है, यानी एक सिचुएशन होती है जिसमें व्यक्ति क्रोध बस या असंतोष बस किसी भी चीज से असंतोष महसूस करता है अपने आप को, तो दूसरों को हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति अपनाता है और उसका व्यवहार नकारात्मक यानी नेगेटिव रूप धारण कर लेता है। इसी को बोलते हैं आक्रामकता, एग्रेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि आक्रामकता एक स्वाभाविक परंतु नियंत्रित करने योग्य मानवीय प्रवृत्ति है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अग्रेशन होता है, सभी बच्चों में होता है, सभी व्यक्तियों में होता है, लेकिन एक परंतु नियंत्रित करने का इसका उपाय भी होता है। नियंत्रित करने योग्य मानवीय प्रवृत्ति अगर है, उसको कंट्रोल करने योग्य आक्रामकता है तो सही है, लेकिन अगर कंट्रोल से बाहर जा रही तो फिर आप मेंटल लेवल पे आप किसी को दिखा सकते हैं। 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भैया, अनुगमिता, इसको आप कन्फॉर्मिटी कहते हैं, उसकी परिभाषा है प्रभाव डालने वाले तत्व, उसके बारे में आप बताइए। प्रश्न आपसे पूछा गया है, अनुगमिता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को देते हुए इसके प्रभाव डालने वाले कारकों का विवेचन कीजिए, इसके तत्वों के बारे में बताएं। देखिए अनुगमिता क्या है। अनुगमिता को अंग्रेजी में कन्फॉर्मिटी कहते हैं। इसका आशय है कि किसी व्यक्ति के द्वारा समूह के नियमों, यानी कोई व्यक्ति है और वो समूह का सदस्य है, समूह के नियमों, अपेक्षाओं, समूह उससे उस व्यक्ति से क्या अपेक्षा करता है, और समूह का जो परंपरा है उस परंपराओं के अनुसार अपने व्यवहार को ढाल लेता है। यानी जिस तरीके से समूह का नियम है उस तरीके से समूह से क्या अपेक्षा करता है किसी व्यक्ति से, और उस परंपरा क्या है समूह की, उन परंपराओं में अपेक्षाओं पर एकदम खरा उतरता है और उस नियमों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है कोई व्यक्ति। उसी ढालने की प्रक्रिया को कन्फर्मिटी कहते हैं, अनुगमिता कहते हैं। यह समूह का अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है, समूह के नियम कायदों को सीखने की प्रवृत्ति होती है। धीरे धीरे करके वह व्यक्ति अपने आप को या अपनी व्यक्तिगत सोच को छोड़ करके समूह की सोच में लीन हो जाता है, अपने व्यक्तित्व को लीन कर देता है समूह की सोच में। उसी को अनुगमिता कहते हैं। समझ में आया। अनुगमिता की परिभाषा लिखिएगा। सील्डन या सेल्डन नाम के विद्वान कहते हैं कि अनुगमिता वह प्रवृत्ति होती है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, समूह के दबाव में या समूह के नियम कायदों को अपने विचार और व्यवहार को बदल देता है उससे, यानी समूह के दबाव की वजह से अपने विचारों को बदल सकता है, अपने व्यवहार को बदल देता है और समूह के विचारों में विचार मिला करके आगे बढ़ता है। व्यक्ति के पर्सनल विचार कुछ और थे, लेकिन समूह के दबाव की वजह से उसके विचार समूह के हिसाब से चलने लगते हैं और समूह के हिसाब से उसके व्यवहार में परिवर्तन भी हो जाता है। समूह के हिसाब से नियम कायदे वो फॉलो करने लगता है। ऐसी प्रक्रिया को ही हम अनुगमिता के नाम से जानते हैं। क्रेचफील्ड कहते हैं कि समूह में स्वीकार्यता पाने के लिए, क्योंकि समूह में हो सकता है अगर समूह के नियम कायदों को नहीं व्यक्ति फॉलो करेगा तो समूह की सदस्यता उसको नहीं मिलेगी या समूह से उसको वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे में वह समूह की सदस्यता को अनिवार्य करने के लिए या समूह में स्वीकार्यता पाने के लिए कोई व्यक्ति क्या करता है, समूह में सदस्यता पाने के लिए कोई व्यक्ति समायोजन अनुगमित कहलाता है। समायोजन मतलब कि वो समूह के जैसा व्यवहार करना शुरू कर देता है अपने व्यवहारों को त्याग करके, इसी को अनुगमिता कहते हैं। समूह
या अनुगमिता पर प्रभाव डालने वाले, प्रकाश डालने वाले जो तत्व है या कारक है जो कि प्रभावित करते हैं अनुगमिता को, वो कई सारे हैं। पहला कारक जो इसको प्रभावित करता है, समूह का आकार। देखिए समूह का आकार कैसा है ये भी प्रभावित करता है अनुगमिता को। बड़े समूहों का दबाव अधिक होता है। अगर समूह बड़ा है तो उसका नियम कायदा आपको फॉलो करना होगा, यानी उसका दबाव ज्यादा पड़ेगा, वहां पर अनुगमिता आपको एकदम से देखनी पड़ेगी, करनी पड़ती है। यानी कि दबाव मतलब कि अगर समूह बड़ा है तो उसमें आपको समूह की बातों को मानना पड़ेगा। दूसरा होता है नेतृत्व। प्रभावशाली नेता अगर समूह का है तो भी आपको अपनी राय बदलनी पड़ती है, अनुगमिता वहां पर भी दिखती है। समूह का नेता एकदम से पावरफुल होता है तो समूह का नियम जो होता है उसी के हिसाब से चलना शुरू हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा नंबर प्रश्न है सामाजिक मान्यता। व्यक्ति स्वीकार्यता पाने के लिए समूह का अनुसरण करता है। क्या करता है? व्यक्ति जो होती है, व्यक्ति स्वीकार्यता पाने के लिए किसमें? समूह में स्वीकार्यता पाने के लिए समूह का अनुसरण करता, समूह के जैसा नियम, जैसे कायदे, जैसे रीति रिवाज होते, परंपराएं होते समूह के, उसी के अनुसार अपने आप को बदल देता है। ठीक है, सामाजिक मान्यता ये भी एक फैक्टर होता है। अगला जो फैक्टर या प्रभावित करने वाला फैक्टर होता है अनुगमिता को, वो होता है डर और दंड। समूह का नियम अगर नहीं मानेंगे तो हो सकता है उसको दंड मिल जाए, इसीलिए दंड के डर से वो अपने आप को समूह के अकॉर्डिंग ढालना शुरू कर देता है व्यक्ति। दंड के भय से, दंड के डर से भी लोग समूह का अनुसरण करते, समूह के नियम कायदों को मानते हैं। जैसे आप कानून को क्यों मानते हैं? आपको डर है अगर कानून का उल्लंघन करेंगे तो हमको पुलिस 4 सोटा मारेगी और थाने में बंद कर देगी, हमारे खिलाफ केस चलेगा, तभी आप कानून का को मानते हैं। ठीक है। चौथा बात है आकर्षण। आकर्षण भी एक जो है अनुगमिता को प्रभावित करता है। जैसे प्रिय और सम्मानित व्यक्ति की राय से लोग प्रभावित होते हैं, और जब प्रिय व्यक्ति या सम्मानित व्यक्ति वही नेता होता है, लीडर होता है, वो कोई व्यक्ति बात कहता है कि भाई ऐसे करना चाहिए, तो उस व्यक्ति को लोग अपना लेते हैं। ठीक है। अगला, संस्कृति भी एक तत्व है जो प्रभावित करते हैं अनुगमिता को। सामूहिक संस्कृति वाले समाजों में अनुगमिता अधिक होती है। जहां पर सामूहिक संस्कृति होती है, ऐसे समाज जहां पर कई संस्कृतियां होती हैं, वहां पर लोग उन संस्कृतियों को फॉलो करते हैं और वहां पर अनुगमिता देखने को मिलती है। इसके अलावा व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का भी फैक्टर पड़ता है। कमजोर इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति आसानी से समूह की का अनुसरण कर लेते हैं, लेकिन जिनकी इच्छा शक्ति मजबूत है वो कभी कभी जो है समूह की बातों को नहीं मानते, समूह की बातों से इतर काम करते हैं। ये अनुगमिता होती है, जब समूह के जो नियम कायदे उनके अकॉर्डिंग आप काम करने लगते हैं। आप आपका जो व्यक्तित्व है उसको छोड़ करके आप समूह के व्यक्तित्व में जीने लगते हैं, समूह के विचारों को अनुसरण करने लगते हैं। शुक्ला पॉइंट कहता है कि अनुगमिता वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी स्वतंत्र सोच को दबा करके समूह की सोच और अपेक्षाओं के अनुसार अपना आचरण करने लगता है। अपने स्वतः के, अपने खुद के नियमों को या अपने खुद के जो है चीजों को सेक्रीफाइस करके समूह की चीजों को फॉलो करना शुरू कर देता है। वही प्रक्रिया अनुगमिता कहलाती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अनुगमिता समाज में अनुशासन लाती है, परंतु अधिक होने पर यह स्वतंत्र विचार को दबा देती है। ठीक है। अनुगमिता क्या करती है? अनुशासन लाती है समाज में, लेकिन कभी कभी इसमें जब अधिक अनुगमिता हो जाती है तो समाज या समूह जो होता है अपना दबाव ज्यादा बना लेता है और व्यक्ति की जो सोच होती है खुद की वो एकदम से दब जाती है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न पूर्वाग्रह। इसको आप कहते हैं प्रीजुडिसाइज। प्रीजुडिसाइज का मतलब होता है पूर्व आग्रह, यानी जब किसी व्यक्ति किसी वस्तु के बारे में पहले से आप कोई धारणा बना लेते हैं कि भाई फलाने वस्तु ऐसी ही होगी, फलानी व्यक्ति ऐसा ही होगा। किसी चीज को आपने पढ़ा, किसी ने आपको बताया कि भाई फलाने ऐसा है, आपने धारणा बना लिया कि हाँ फलाने ऐसा है, जबकि उसकी जांच परख आपने नहीं करे कि फलानी वस्तु या फलाने व्यक्ति कैसा है। लेकिन पहले से किसी के कहने पर या किसी के बताने पर आपने पहले से विश्वास कर लिया है कि भाई ये व्यक्ति ऐसा ही होगा या ऐसा ही है, उसको पूर्वाग्रह कहते हैं। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, समझने का प्रयास करते हैं। पूर्वाग्रह का अर्थ लिखिए। पूर्वाग्रह का अर्थ है बिना पर्याप्त कारण या प्रमाण के किसी व्यक्ति, किसी समूह या किसी जाति के प्रति पहले से बना लिया गया नकारात्मक दृष्टिकोण, निगेटिव थॉट, निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, जब किसी समूह या किसी जाति या किसी व्यक्ति के बारे में आप पहले से बना लेते हैं बिना पर्याप्त कारण के, बिना आपके पास कोई प्रमाण नहीं है कि आप इसको कोई ऐसा किसी कोई जाति को बुरा कह सकते हैं, समूह को ऐसा कर सकते हैं, बिना किसी प्रमाण, बिना किसी कारण के उसको आप निगेटिव थॉट उसके लिए, उसके बारे में दिमाग में ला लेते हैं, उसी को पूर्व आग्रह कहते हैं। आगे देखिए, आलपोर्ट महोदय कहते हैं कि पूर्वाग्रह वह अनुचित और निगेटिव यानी नकारात्मक
पॉइंट ऑफ व्यू है, नकारात्मक दृष्टिकोण है, जो व्यक्ति बिना पर्याप्त कारण के दूसरों के प्रति रखता है, बिना किसी पर्याप्त कारण या परिणाम के किसी दूसरों के बारे में कोई एक ऐसी सोच मन में बना ली जाती है, वह फलाने व्यक्ति ऐसा ही होगा, और उसी पूर्वाग्रह चक्कर में वो ग्रसित रहता है हमेशा। ऐसे आजकल के बच्चे क्या होते हैं, आजकल के बच्चे पूर्वाग्रह बना करके ही चलते हैं। ऐसे पूर्वाग्रह बनाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं वो पूर्वाग्रह बनाते हैं किसी भी चीज को लेकर के, हुआ पूर्वाग्रह बनाते हैं, जैसे कि ऐसे आजकल के बच्चे ऐसे मान लेते हैं कि वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं या प्रेम करते हैं। अब उनको पता है कि भाई प्रेम करते हैं, तो वो सोचते हैं कि भाई ये लड़की ऐसी ही होगी या ये लड़का ऐसा ही होगा। अगर ऐसा पहले से कोई धारणा बना लिया आपने किसी भी चीज मुद्दे को लेकर के, भले आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं, लेकिन आपने पहले से धारणा बना ली है, तो हमेशा आपको वही लगेगा कि भाई ऐसा ही होगा। कोई भी मुद्दा होगा तुरंत वही बात दिमाग में आएगी कि भाई ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पे ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो पूर्वाग्रह पहले से बनाई गई कोई धारणा होती है जो किसी के बारे में निगेटिव थॉट उत्पन्न करती है। गुण कहते हैं पूर्वाग्रह एक सामाजिक अवगुण होता है, एक सोशल जो है ये एक डिमेरिट्स होता है, जिसमें व्यक्ति वास्तविकता जाने बिना ही निर्णय ले लेता है किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में। इसकी विशेषताओं को समझते हैं। पहली विशेषता, यह तर्क और प्रमाण के अभाव में बनता है, यानी कि पूर्वाग्रह जो होता है बिना तर्क और प्रमाण का अभाव होता है इसमें, ठीक है। इसके साथ साथ यह नकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है, नेगेटिव जो है जो सोच होती है उसको बढ़ावा देता है पूर्वाग्रह। इससे भेदभाव और असमानता पैदा होती है पूर्वाग्रह से समाज में। इसके अलावा पूर्वाग्रह जो है जाति, धर्म, वर्ग, भाषा और लिंग पर आधारित हो सकता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यह समाज की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकती है पूर्वाग्रह। शिक्षा और जागरूकता से इसे कम किया जा सकता है। अगर शिक्षित व्यक्ति हो और जागरूक हो तो पूर्वाग्रह कम हो सकता है। पूर्वाग्रह व्यक्ति और समाज दोनों को हानि पहुंचाता है। साथ ही साथ में यह गहरे संस्कारों और परंपराओं से जुड़ा हुआ होता है पूर्वाग्रह, ठीक है। तो पूर्वाग्रह की विशेषता आपने लिखा। पूर्वाग्रह होता क्या है बेसिकली, इसको शुक्ला डिपार्ट के अनुसार समझे। पूर्वाग्रह वह मानसिक अवस्था होती है, एक मेंटल सिचुएशन होती है, जिसमें व्यक्ति दूसरों के बारे में वास्तविकता को जाने बिना ही क्या कर लेता है, कोई गलत धारणा बना लेता है कि भाई फलाने ऐसा ही होगा या फलानी वस्तु ऐसा ही होगी। उसी के आधार पर वो व्यवहार करता है उस व्यक्ति से, इसी को पूर्वाग्रह कहते हैं, ठीक है। पूर्वाग्रह से आज का युवा बहुत ग्रसित है, दोनों पीढ़ी। पूर्वाग्रह समाज को बांटता है और समानता की भावना को नष्ट कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। सामाजिक समूह यानी सोशल ग्रुप की परिभाषा, विशेषताएं और कार्य बताइए। सामाजिक समूह का क्या एक प्रकार से परिभाषा, विशेषता क्या और कार्य क्या है। हिडन डालिए सामाजिक समूह की परिभाषा, देखिएगा। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी समान उद्देश्य, समान विचार, समान भावना और समान क्रियाओं के आधार पर, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी समान उद्देश्य, विचार, भावना या क्रियाओं के आधार पर आपस में निरंतर संपर्क स्थापित करके और पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, तो उसे सामाजिक समूह कहा जाता है। क्रिया करते, प्रतिक्रिया नहीं, पारस्परिक क्रिया करते हैं, ऐसे समूह को हम सामाजिक समूह कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने एक विचार हो, एक भावना हो, एक क्रियाओं के आधार पर क्या करते हैं, निरंतर संपर्क साधते हुए पारस्परिक क्रियाएं करते हैं और उसके बाद में अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। सामाजिक समूह उसी को कहते हैं। किम्बल यंग नाम के जो है समाजशास्त्री कहते हैं कि सामाजिक समूह व्यक्तियों का वह संगठन है जिसमें सदस्य एक दूसरे से प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष दोनों रूप से संपर्क रखते हुए सामाजिक संबंधों को स्थापित करते हैं, ठीक है। एक संगठन है व्यक्तियों का सामाजिक समूह जिसमें सदस्य एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क रखते हुए सामाजिक संबंधों को स्थापित करते हैं, उसी को हम समूह कहते हैं। शुक्ला स्टडी पॉइंट कहता है कि सामाजिक समूह वह संगठित इकाई है जिसमें व्यक्तियों का अस्तित्व केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक चेतना और समान हितों की पूर्ति से एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। वहीं पर सामाजिक समूह की विशेषताओं की अगर बात करें, सामाजिक समूह की कई विशेषताएं भी हैं। पहली विशेषता, सदस्यों की बहुलता, यानी कि समूह में क्या होता है, हमेशा एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं, कभी 2, कभी 4, 10, 12, 15, 16, 20, 25 हो सकते हैं। दूसरा, पारस्परिक क्रिया होती समूह में, सदस्य लगातार विचार, भावनाएं और कार्यों का आदान प्रदान करते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्या करते हैं,
सदस्य जो होते हैं लगातार विचार करते हैं समूह में, उनके भावनाएं और कार्य जो होते हैं एक दूसरे को आदान प्रदान होते रहते हैं। समूह की अगली विशेषता है सामूहिक उद्देश्य होता है इनका, यानी कि समूह का निर्माण किसी न किसी सामूहिक लक्ष्य की पूर्ति करता है। किसी एक व्यक्ति के लक्ष्य की पूर्ति के लिए समूह नहीं गठित किया जाता है, समान उद्देश्य सभी लोगों के होते तब एक समूह का निर्माण होता है और समूह का उद्देश्य होता है कि भाई समान लक्ष्य की जो लक्ष्य है जो सभी का उसकी पूर्ति की जाए। चौथा विशेषता है कि एकता और सामूहिकता की भावना समूह में होती है। समूह के सदस्य अपने को एक दूसरे से जुड़ा हुआ अनुभव करते और महसूस करते कि हम एक ही हैं। ठीक है, अगला आपका विशेषता यह है सामाजिक समूह की नियम और मान्यताएं भी इसकी एक ही होती है। हर समूह अपने नियम, अपनी परंपराएं और अपने मूल्य निर्धारित करता है कि इस समाज का ये नियम होगा, इस समूह का ये नियम होगा, ये समूह डिसाइड करता है। इसके अलावा छठी विशेषता है संगठित संरचना होती है समूह। समूह में कार्य और जिम्मेदारियों का बंटवारा होता है, कौन व्यक्ति किस काम को करेगा पूरा डिसाइड होता है, समूह तभी अच्छी तरीके से चलता है। सातवीं विशेषता समूह की है अस्थायित्व, यानी समूह अस्थायी भी होता है, समूह उद्देश्य पूर्ति के बाद में भंग भी हो जाता है। कुछ समूह ऐसे होते हैं जो कि उद्देश्य पूर्ति के बाद में भी बने रहते हैं, ठीक है, लेकिन अधिकांश समूह जो होते हैं लंबे समय तक बने रहने वाले होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। समितियां अस्थायी प्रकृति की होती है, क्योंकि समितियां भंग हो जाती हैं, लेकिन समूह जो होते हैं वो भंग नहीं होते हैं। समूह चेतना, सदस्य जैसे कि सदस्य मैं से ऊपर उठ करके हम की भावना विकसित होती है इसमें। समूह में चेतना क्या होती है, हम की भावना होती है। समूह के लोग केवल मेरा कार्य नहीं, ये हमारा कार्य है, हमारा कार्य है, इस बात पर फोकस करते हैं। इस तरीके से समूह के लोग काम करते हैं। सामाजिक समूह के कार्य की अगर बात की जाए, देखिए कई कार्य हैं। व्यक्तित्व निर्माण करता है सामाजिक समूह। देखिए समूह व्यक्तित्व के मतलब व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देता है, यानी व्यक्ति के पर्सनालिटी को डेवलप करता है। साथ ही साथ में सामाजिक नियंत्रण रखता है व्यक्तियों पर। समूह जो होता है व्यक्ति को अनुशासन सिखाता है, मान्यताओं और मूल्यों के माध्यम से समाज मतलब कि व्यक्ति पर कंट्रोल करता है कि भाई आपको सही चीजें ही करनी चाहिए, कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो समूह में नियंत्रण मतलब कि समाज में नियंत्रण रखने के लिए समूह ही बताता है। सहयोग और समन्वय, समूह आपसी सहयोग की भावनाओं को पैदा करता ताकि समाज में लोग एक दूसरे से मिलजुल करके रहें। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा, समूह अपने सदस्यों को संकट के समय सहारा प्रदान करता है। अपने सदस्यों को क्या करता है, संकट के समय में सहारा प्रदान करता है। इसके अलावा अगर बात की जाए, इसके अलावा संस्कृति का संवाहक होता है समूह। समूह जो होता है परंपराओं और संस्कृतियों का संरक्षक होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृतियां और सभ्यताओं का जो विकास होता है या हस्तांतरण होता है वो समूहों के माध्यम से ही होता है। सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी समूह ही होता है। समूह के द्वारा नए नए विचार और नए नए परिवर्तनों को समाज में समूह ही लाता है, ताकि जो है समाज एक नई दिशा और नई उन्नति की ओर अग्रसर हो सके। तो समाज में बदलाव भी आप देखते हैं समूहों की वजह से ही आता है। ठीक है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक समूह सामाजिक जीवन की आत्मा है। इसके बिना व्यक्ति का विकास और समाज का संगठन असंभव है। ऐसे में समाज को संगठित और व्यक्तित्व विकास के लिए सामाजिक समूहों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी माना जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखें, 10वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे बाबू। 10वां प्रश्न आ चुका है, सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति को बताइए, यानी नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी के बारे में बताएं। ठीक है, सामाजिक मनोविज्ञान की संकल्पना हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा। सामाजिक मनोविज्ञान वह शास्त्र है जो व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहार पर सामाजिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करता है। सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति परीक्षा में प्रश्न आएगा। पहली बात है वैज्ञानिक प्रकृति है इसकी। ठीक है, यह अवलोकन पद्धति का प्रयोग करके, यानी इसमें आप व्यक्ति जो होता है अवलोकन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, प्रयोग यानी प्रैक्टिकल और सांख्यिकीय विधियों पर आधारित है। ये सारी विधियां साइंटिफिक है, और जो भी सब्जेक्ट या फिर जो भी शास्त्र या विज्ञान साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करके अपने डाटा अपनी जानकारी को इकट्ठा करता है, अध्ययन किया जाता है, ऐसे शास्त्र या विज्ञान को हम वैज्ञानिक विषय वस्तु कहते हैं। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। दूसरी बात इसकी प्रकृति में लिखिएगा, विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति है इसकी प्रकृति है, यानी यह व्यवहार के कारणों और परिणामों का गहन विश्लेषण भी करता है। मतलब कि ये सामाजिक मनोविज्ञान। इसके अलावा समग्र यानी कि होलिस्टिक, यानी यह व्यक्तित्व या व्यक्ति और समाज दोनों को जोड़ करके देखता है। साथ ही साथ में व्यवहार केंद्रित होता है, यानी यह सोच, भावना, दृष्टिकोण और क्रियाओं पर ध्यान देता है सामाजिक मनोविज्ञान।
इसके अलावा सामाजिक मनोविज्ञान की अगली जो है प्रकृति ये है कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रकृति है। इसमें संस्कृति, परंपरा, मूल्य और मान्यताएं भी शामिल होती हैं। इसके साथ साथ अगली प्रकृति इसकी ये है कि अनुप्रयुक्त यानी कि अप्लाइड। इसका प्रयोग शिक्षा में किया जाता है, प्रबंधन यानी कि जो है मैनेजमेंट में, पॉलिटिक्स में यानी राजनीति में, स्वास्थ्य सेवाओं में, हेल्थ में और मीडिया जैसे क्षेत्रों में आज देख रहे हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान का प्रयोग खूब बढ़ चढ़ करके किया जाता है। यानी कि इसका जो है ये प्रकृति में चीजें लिख सकते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान विज्ञान है या कला, इसको लेकर के 2 पॉइंट्स में मैं आपको मात्र बताऊंगा। विज्ञान इसलिए है सामाजिक मनोविज्ञान क्योंकि यह तथ्य यानी कि फैक्ट के साथ, प्रमाणों के साथ और रिसर्च पर आधारित होता है, यानी शोध पर आधारित है। जो भी सब्जेक्ट तथ्य, प्रमाण और शोध पर आधारित होता है वह शास्त्र जो है बेसिकली विज्ञान कहलाने योग्य होता है। कला इसको इस बेस पर कह सकते हैं क्योंकि यह मानवीय संबंधों और सामाजिक व्यवहार को समझने की क्षमता भी रखता है। तो इस तरीके से कहीं न कहीं पे ये एक मानविकी का भी सब्जेक्ट है। यानी इसकी प्रकृति ना तो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है और ना ही पूर्ण रूप से इसकी प्रकृति जो है एक कला की है यानी आर्ट की है। ये दोनों विशेषताओं को अपने आप में शामिल किए हुए हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? इस प्रकार सामाजिक मनोविज्ञान को वैज्ञानिक कला यानी कि साइंटिफिक आर्ट कहना अधिक उपयुक्त होता है। ये बात आप ध्यान रखिए। सामाजिक मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र की अगर बात की जाए, हेडिन के सामाजिक मनोविज्ञान सोशल साइकोलॉजी का विषय क्षेत्र। पहला, सामाजिक दृष्टिकोण यानी इसमें एटीट्यूड का अध्ययन हम करते हैं, समूह व्यवहार का अध्ययन करते हैं, पूर्वाग्रह और भेदभाव का अध्ययन करते हैं, नेतृत्व और प्रभाव का अध्ययन करते हैं, संचार और प्रचार का अध्ययन करते हैं, संघर्ष और सहयोग का अध्ययन करते हैं, समाजीकरण का अध्ययन करते हैं, सोशलाइजेशन की प्रक्रिया का पूरा अध्ययन करते हैं। तो इन सभी को विषय क्षेत्र में इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इन सभी का अध्ययन हम इसमें करते हैं। ठीक है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान न केवल विज्ञान है बल्कि यह एक जीवंत कला भी है जो व्यक्ति और समाज के बीच सेतु का कार्य करता है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और लास्ट क्वेश्चन है, स्कीमा किसे कहते हैं? स्कीमा की परिभाषा दीजिए और इसका प्रभाव बताइए। स्कीमा की बात की जाए, स्कीमा होता क्या है समझिए। स्कीमा का अर्थ हेडिंग डालिएगा। स्कीमा का अर्थ, प्रश्न परीक्षा में जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये 10 के 10 या 11 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% आएंगे। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए स्कीमा की बात की जाए तो मस्तिष्क में सूचनाओं, अनुभवों और ज्ञान को व्यवस्थित करने का ढांचा होता है स्कीमा। यह वह मानसिक संरचना है जिसके आधार पर हम नई सूचनाओं को समझते हैं और व्याख्या करते हैं। कोई नई सूचना हमारे समझ जब आती है तो उसको हम कैसे समझते हैं, कैसे सीखते हैं, इसी प्रक्रिया को स्कीमा कहते हैं। तो स्कीमा मस्तिष्क में सूचनाओं, अनुभवों और ज्ञान को व्यवस्थित करने का एक ढांचा होता है जिसके माध्यम से हम चीजों को समझ पाते हैं, आने वाली चीजों को। बार्टलेट कहते हैं कि स्कीमा पूर्व अनुभवों का वह संगठित रूप होता है जो हमारी धारणा और स्मृति को प्रभावित करता है कि कोई चीज कैसी हो, मतलब कि किस तरीके से एक्सेप्टेबल है। ठीक है, शुक्ला डी पॉइंट के द्वारा जो परिभाषा है बिल्कुल सरल तरीके से बनाई गई है। स्कीमा वह मानसिक नक्शा है, ऐसा मानसिक नक्शा है, एक ऐसा मानसिक नक्शा है जो हमें हर नई परिस्थिति को समझने के योग्य बनाता है। यानी कि कोई नई परिस्थिति, कोई नई सिचुएशन आती है उसको कैसे हैंडल करना है वो हमारा स्कीमा हमको बताता है। तो स्कीमा नई परिस्थिति को समझने के लिए और उसका अर्थ निकालने के लिए नई परिस्थिति का और तदनुसार व्यवहार करने में सहायता करती है कि यानी किसी परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, स्कीमा हमको बताता है। स्कीमा का प्रभाव क्या पड़ता है? पहला प्रभाव, धारणा पर प्रभाव पड़ता है। हम वही देखते हैं जो हमारे स्कीमा से पहले से मौजूद, हमारे स्कीमा में पहले से मौजूद होता है। हम किसी भी सिचुएशन में उसी को देखते हैं। ठीक है, दूसरी बात है स्मृति पर प्रभाव। स्कीमा हमारे अनुभवों को याद रखने और भूलने में निर्णायक भूमिका निभाता है। यानी किसी भी चीज को, हमारे अनुभव को याद रखा जाए या उसको भूल जाए, उसमें निर्णायक भूमिका किसकी होती है? स्कीमा की ही होती है। इसके अलावा निर्णय पर प्रभाव भी पड़ता है स्कीमा का। स्कीमा हमारे सोचने के, समझने के और कोई भी फैसला लेने के तरीके को प्रभावित करता है स्कीमा। ठीक है, पूर्वाग्रह की संभावना भी स्कीमा के माध्यम से बन सकती है। ठीक है, कभी कभी स्कीमा गलत धारणाएं या पूर्वाग्रह भी पैदा कर देता है। ठीक है, किसी भी चीज के बारे में। इसके अलावा अनुकूलन और परिवर्तन, नए अनुभवों से स्कीमा बदलता है और विकसित होता है। जैसे नए नए परिवर्तन जब होते हैं समाज में, उससे स्कीमा में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। इस तरीके से स्कीमा यह था। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि स्कीमा जो होता है वो हमारे मस्तिष्क का मार्गदर्शक नक्शा होता है जो हमको समय और परिस्थिति के हिसाब से बताता है कि अब क्या करना चाहिए, किस सिचुएशन में किस तरीके का व्यवहार हमको करना चाहिए। स्कीमा हमारे मस्तिष्क का मार्गदर्शक नक्शा है
यह हमारे व्यवहार को दिशा देता है, लेकिन अगर यह गलत या अधूरा हो स्कीमा अगर, तो पूर्वाग्रह और भ्रांतियों का कारण भी बन सकता है। कभी-कभी अगर स्कीमा आपका सही नहीं है, तो आपको गलत निर्देश भी दे सकता है, आप गलत डिसीजन भी ले सकते हैं अपने स्कीमा को, इसे सुधारना बहुत ज़रूरी होता है। आपको इन सभी का पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है पूरा का पूरा, या आपको हमारे कोर्स में जुड़ना है, सभी सब्जेक्ट का नोट्स प्राप्त करना है 9161 93 60 62। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। मात्र 100 रुपये फीस आपके लिए रखी गई है। आप क्या एसएमएस कीजिएगा इस नंबर पर, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जैसे आप इतना लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भेजेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको क्या करना है, मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देनी है। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं और किसी दूसरे से भी आप फीस जमा करवा सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मात्र 100 रुपये। इस 100 रुपये में मिलेगा क्या आपको, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहाँ पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिलेगा आपको सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। इसमें आपको 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, इन सभी का मॉडल पेपर मिलेगा, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, चैप्टर वाइज क्लास, यूनिट वाइज पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेगा। इसमें आपका चाहे परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव हो यानी एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस हो, और चाहे परीक्षा आपकी लिखित हो, सभी टाइप की परीक्षाओं के लिए विधिवत तरीके से पढ़ाई होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, तो कहीं पर भटकने की या कहीं पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको बहुत बारीकी के साथ और बहुत विधिवत तरीके से मिलेगा। सभी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ठीक है, और उत्तराखंड सभी विश्वविद्यालयों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि हिंदी अंग्रेजी दोनों प्रकार के छात्र छात्राएं इसको समझ पाएंगे, जान पाएंगे। बेहतर अंदाज में मैंने आपको 11 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताया, जो कि 11 टॉपिक थे और 8 इकाइयों से बनने वाले टॉपिक है। और ये क्वेश्चंस परीक्षा में हमेशा पूछे गए थे, जिनको मैंने कहा विभिन्न पेपर में देख करके इसको सॉल्व करवा दूं। ऐसे और किस टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहिए, आप कमेंट करके बताएं नीचे, आपको मिलता रहेगा। आप मेरे हिसाब से आपको जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, अंग्रेजी, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस जो है लगभग चलती हैं। और सबका सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो पीडीएफ आपकी बार तैयार किया जा रहा है, वो पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किताब सीरीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पर, आपको बहुत ही बारीकी के साथ चीजें मिलेंगी। यूनिट वाइज सारे यूनिट से क्वेश्चन मैंने तैयार करके आपके लिए तैयार किए हैं। ऐसे ही आपका 2-3-4 प्रैक्टिस सेट और आ जाएगा, और उसके बाद में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे यही देख लिए हैं, आपके पास होने भर का लगभग में यही हो जाता है, इतना आपकी परीक्षा में आएगा। ऐसे ही और एक मॉडल पेपर मैं दे दूंगा, 2 मॉडल पेपर देख लीजिए, आपको कुछ नहीं पढ़ना और पास आप आसानी से हो जाएंगे, सब कुछ आपको जान मिल जाएगा। आप सोचिए, जब इस वीडियो को नहीं देखे थे उससे पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था, और देखने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ा होगा, ये आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा। शुक्ला आईटी पॉइंट क्यों बेस्ट है, ये यह वीडियो देख करके आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।